हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अप्लाइड नॉलेज में, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं। इन केमिकल्स को आपको देख के समझ में आ रहा होगा जो चैप्टर 1 है दैट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ केमिस्ट्री। मीन्स जो चैप्टर 1 है हमारा, इट बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। मीन्स हम स्टडी करेंगे अबाउट केमिकल्स। हम केमिकल्स के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं चैप्टर 1 का नाम क्या है। यस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एंड केमिकल इक्वेशंस। मीन्स केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अब हम। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक टॉपिक से फैमिलियर करवाते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा चेंजेस इन मैटर। आपने वहाँ पढ़ा था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बिकॉज आप सोचेंगे ये क्यों बता रहे हैं हम आपको, बिकॉज जो आप पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसको आप 9th क्लास से रिलेट कर सकते हैं। किस टॉपिक से? दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो आपको पता होगा फिजिकल चेंज क्या होता है। कोई भी ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आए। जैसे कोई भी ऐसा चेंज दैट इज़ मोस्टली रिवर्सिबल। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आइस, दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आप मेल्टिंग ऑफ आइस को देखें तो आइस हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में? मेल्ट होने के बाद, दैट इज़ वाटर। एंड अगर आप वाटर को फ्रीज करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। सो आप कह सकते हैं जो चेंज है दैट चेंज को आप क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंज। कोई भी रिवर्सिबल चेंज होगा तो हम उसे कह सकते हैं दैट इज़ नॉन एज फिजिकल चेंज। एक पॉइंट और समझिए आप। जैसे किसी भी फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। जैसे नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। आप कहेंगे कैसे सर? देखो, आपके पास है आइस। आपने आइस को मेल्ट किया, क्या बना दिया? वाटर। सो वाटर इज सेम एज लाइक आइस, बिकॉज जो प्रॉपर्टीज़ वाटर के अंदर पाई जाती हैं दोज ऑल प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो फाउंड इन द आइस। सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कोई भी ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल हो एंड उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंज, दैट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ फिजिकल चेंज। जैसे कोई भी ऐसा चेंज, यस, केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता था, बट यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। देखो एग्जांपल समझाते हैं आपको। दैट इज़ बर्निंग वुड। आप देख सकते हैं यहाँ पर वुड बर्न हो रही है। वुड बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ? दैट इज़ कॉल्ड ऐश। ऐश इसको बोलते हैं हिंदी में राख। आप कोई भी वुड को बर्न कीजिए, आपको बर्न करने के बाद मिलेगा ऐश। सो आप देख सकते हैं, पहली बात, ऐश कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वुड। दैट मीन्स ये आपका चेंज जो है इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। आप देख सकते हैं जो ऐश की प्रॉपर्टीज़ हो, जो राख है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी दे आर डिफरेंट फ्रॉम वुड। वुड से डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है? दैट इज़ अ केमिकल चेंज, बिकॉज दीज चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस इज गेटिंग फॉर्म। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ चेंजेस ले रहे हैं, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर हमने देखना है कौन से चेंजेस फिजिकल चेंज है एंड कौन से चेंजेस केमिकल चेंज है। तो हम इसमें देखने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट आप देखिए, यहाँ पर जूस गिवन है। जूस को हमने फ्रीज किया, किस में कन्वर्ट कर दिया? दैट इज़ आइसक्रीम में। तो आप देख सकते हैं अगर आप आइसक्रीम को मेल्ट करें तो दोबारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? दैट इज़ जूस में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जूस में। इसीलिए कैसा चेंज है? रिवर्सिबल। तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ फिजिकल चेंज। इट इज़ अ फिजिकल चेंज। बात करें सेकंड पॉइंट, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में आप देखिए, यू हैव अ चॉकलेट।
चॉकलेट को हमने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद ये आपको कुछ लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। फ्रीज कर दीजिए, दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये? चॉकलेट शेप में। सो आप कह सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज, मीन्स इट इज़ अ फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है ये? फिजिकल। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका एग है एंड इट इज़ फ्राइड एग, यू कह सकते हैं आप, ये आमलेट है, इट इज़ अ आमलेट या फ्राइड एग, फ्राइड एग। आप मुझे बताइए, ये एग है, सिंपल एग, इस एग को हमने फ्राई किया, हीट करने के बाद ये हो गया आमलेट की फॉर्म में आ गया, फ्राई हो गया। पहले पॉइंट, क्या आप इसे दोबारा एग में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, दैट मीन्स ये कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल। सो आप कह सकते हैं जितने भी इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं दे आर केमिकल चेंजेस। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। एंड बर्निंग ऑफ वुड, इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। रस्ट हो गया, दैट मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस। एंड बात करें बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, आप कैंडल वैक्स को बर्न करें, दोबारा इस फॉर्म में लाना पॉसिबल नहीं है, सो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। सो स्टूडेंट्स, आपने फिजिकल चेंज समझा एंड केमिकल चेंज समझा। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी हमारे केमिकल चेंजेस थे, इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। जितने भी हमारे केमिकल चेंज होते हैं तो वो किसी प्रोसेस से होते हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पर हमारे पास एग है, एग कन्वर्ट हो गया फ्राइड एग में, तो किसी प्रोसेस से गुजरा होगा। इसको फ्राई करते समय किसी प्रोसेस के थ्रू पास होना पड़ा होगा। इस प्रोसेस को ही कह देते हैं हम केमिकल रिएक्शन। क्या कह देते हैं? केमिकल रिएक्शंस। मीन्स आप ऐसा समझिए, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं दे पासेस थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो अब आप केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं अच्छे से। यस, सो केमिकल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो विद न्यू प्रॉपर्टीज। आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं, द प्रोसेस इन विच new substance is formed with new properties is called chemical reaction। तो आपने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस। ये कोई प्रोसेस है। द प्रोसेस इन इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस से दूसरा बन जाए, और जो दूसरा बना है, मान लो हमारा सब्सटेंस ए है, ए से रिएक्शन होने के बाद बी बन गया, और जो बी बना है, बी की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हैं किससे? ए से। सो हम कह सकते हैं इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ देख सकते हैं आप जितने भी आपने केमिकल चेंज पढ़े हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे फर्स्ट आपने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें जो हमारा रस्ट बनता है, रस्ट की प्रॉपर्टीज़ आयरन से टोटली डिफरेंट होती हैं। और भी आप देख सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, आप लकड़ी को जलाइए, आपको राख मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड ऐश। उसकी प्रॉपर्टीज़ वुड से टोटली डिफरेंट होती है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। और देखो बर्निंग ऑफ कैंडल, और आप देख सकते हैं देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लाइक हम खाना खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइजेशन ऑफ फूड। हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन ऑफ फूड।
तो उसकी फूड की प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी में जाने के बाद आती हैं। और मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल बता दूं, आपने देखा होगा सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। आप दूध को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दही में। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यस स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम और केमिकल रिएक्शन के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया। जब किसी भी चीज़ को हम बर्न करते हैं तो आप याद रखिएगा, बर्न करते वक्त वो सब्सटेंस रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन आती है फ्रॉम एयर, एंड हमने उसे बर्न किया। मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा मैग्नीशियम था ये हमने लिया रिबन की फॉर्म में। ये भी आप समझ लें, रिबन होता है एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, पत्ती सी, उसी को कह देते हैं रिबन। मैग्नीशियम को हमने बर्न किया तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया इसने, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप यहाँ पर एक, और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये बनता है वाइट पाउडर की फॉर्म में। वाइट पाउडर। इस वाइट पाउडर की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम रिबन से टोटली डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, हम जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने जा रहे होते हैं उससे पहले हम इसको रब करते हैं। मैग्नीशियम की स्ट्रिप आती है, इसको रब किया जाता है, इट इज़ रब्ड। जब हम इसको बर्न करते हैं, मैग्नीशियम स्ट्रिप को बर्न करते हैं, उससे पहले इसे रब किया जाता है, रब्ड विद सैंड पेपर, रब्ड विद सैंड पेपर, जिसे आप बोलते हैं रेगमाल। उससे मीन्स इसको बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। ऐसा क्यों? तो उसका आंसर होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है इसको अगर आप एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बना देता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, लेयर बन जाती है जो इसको रिएक्शन करने में रोकती है। इसीलिए आप ध्यान सुने, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द surface ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट may readily combine with the ऑक्सीजन ऑफ एयर। कुल मिला के बात वही है, इसको इसीलिए रब किया जाता है ताकि ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन होता है, देखो ये हमारा आयरन है, दैट इज़ Fe, सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो ये रिएक्शन करता है, पहली बात ऑक्सीजन से, और दूसरा ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में आती है। दूसरा जो हमारा वाटर आता है हमारा ह्यूमिडिटी से, दैट मीन्स H2O। जो वाटर आएगा ये आता है ह्यूमिडिटी से। तो आप देख सकते हैं, आपने आयरन को एटमॉस्फेयर में छोड़ा, इसने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट किया, ये बना देता है Fe2O3 डॉट XH2O। दैट मीन्स ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है रस्ट का। रस्ट बोलते हैं जंग लगे हुए आयरन को। और इस फॉर्मूला होता है, आप सोचेंगे यहाँ पर X क्या है, X होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स कोई भी रस्ट होगा उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, हो सकता है वो 2 हों 4 हों, दे में वेरी, वो वेरी कर सकते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है रस्ट का आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O।
इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। एग्जाम्पल नंबर थ्री में हम आपको बता दें, आपने लिया कार्बन, कोयला लेते हैं हम, कोल, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, दैट मीन्स बर्न किया हमने, ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दैट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये सारे हमारे जो एग्जाम्पल्स थे ये सब हैं केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मींस जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मींस हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट या तो देयर मे बी इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड वन there may be change in color of substance and there may be change in temperature. Next, there may be change in state and formation of precipitate. आप सोचेंगे precipitate क्या होता है, precipitate हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर हो रही है, मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो उसके अंदर इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से या तो एक होगी या 2 होगी या 3 होगी। मीन्स इसमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएगी। सिंगल तो पाई जाएगी और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हम हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। मीन्स देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। मीन्स उनके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमने रिएक्शन कराया जिंक मेटल का, जिंक है, इसकी रिएक्शन कराई हमने सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 और हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में लिया। इसको रिएक्शन कराने के बाद हमें मिला जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस मिला हमें हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या इवॉल्व हो रहा है, देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं। देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स इन विच गैसेज आर इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड देखो, मान लो हमने रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट, कोई भी आप मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट ले लीजिए, उसकी रिएक्शन आप किसी भी एसिड से करा दीजिए। एसिड हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, चलो हम लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं तो आप सोचेंगे बार बार सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। सेकंड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका नाम होता है HCl नॉर्मली। रिएक्शन के बाद हमें मिला NaCl, कॉमन सॉल्ट होता है जो हमारे घरों में खाने में डलता है, प्लस वाटर और प्लस यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है CO2 गैस का। दैट मीन्स देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देख सकते हैं हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े। फर्स्ट, इसमें जिंक की रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड से, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसने बनाया जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस रिलीज हुई, दैट इज हाइड्रोजन गैस। सेकंड, हमने यहाँ लिया सोडियम कार्बोनेट और ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे चलकर हम सारे कंपाउंड्स के आपको नाम भी बताएंगे। अब ये आप नॉर्मली नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए स्टूडेंट्स, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई तो इसने बनाया सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस CO2 गैस। यहाँ क्या रिलीज हो रहा है,
carbon dioxide gas. Means both are the examples which are characterized by the evolution of gas. Means दोनों के अंदर क्या इवॉल्व हो रहा है? गैस. यस. अब आप सोचेंगे सर कैसे बता सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस हो रही है रिलीज. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता लगता है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है. सो लेट्स गो टू टेस्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में भी आता है दैट उसमें आता है कि राइट अ टेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. मीन्स हाइड्रोजन गैस को आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे उसके लिए एक टेस्ट लिखें. तो हम आपको टेस्ट बताते हैं, दैट इज़ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. हम आपको बता दें इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉप टेस्ट. अभी आप इस टेस्ट को समझेंगे तो एट द एंड आप खुद समझ जाएंगे इसको हमने क्यों कहा पॉप टेस्ट. देखिए, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है, आपने लिया एक टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में आपने रिएक्शन प्रोसीड करवाई, रिएक्शन के बाद आप यहाँ पर लगा दिए रबर कॉर्क, दैट मीन्स इस ट्यूब को आइसोलेट करने के लिए, और यहाँ पर लगा दीजिए एक डिलीवरी ट्यूब. जब यहाँ केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ पर कोई गैस रिलीज़ होगी, और जब गैस रिलीज़ होगी तो ये पास होगी डिलीवरी ट्यूब से. जब ये डिलीवरी ट्यूब से पास होगी गैस, सो इट विल ऑल्सो पास थ्रू सॉप सॉल्यूशन. किसके थ्रू पास करनी है हमने ये गैस? सॉप सॉल्यूशन. एंड जब यहाँ पर सॉप सॉल्यूशन से ये पास होगी गैस, सो वी विल ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर बाय इट. जब हम बर्निंग कैंडल को इसके नियर बाय लाएंगे, सो आप पाएंगे जो बबल्स होंगे, बबल्स बर्न होंगे, ये बर्न होंगे विद अ पॉप साउंड. सो अगर ये पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं जो अंदर गैस प्रेजेंट है दैट इज़ अ हाइड्रोजन गैस. बिकॉज हम जानते हैं पॉप साउंड के साथ जो गैस बर्न होती है दैट इज़ ओनली हाइड्रोजन गैस. इसीलिए इसका नाम रखा गया स्टूडेंट्स पॉप टेस्ट. आई होप आपको समझ में आया होगा हाइड्रोजन गैस के टेस्ट. तो नेक्स्ट आप टेस्ट देखेंगे. अब हम नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे, टेस्ट फॉर CO2 गैस. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अब हम टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. मीन्स किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर कोई गैस रिलीज़ हो रही है, गैस रिलीज़ हो रही है तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि वो CO2 है या नहीं है. तो आप आइए आपको एक टेस्ट दिखाते हैं जिसके थ्रू आप आराम से पहचान पाएंगे कि वो CO2 गैस है या नहीं है. उस टेस्ट को हम बोलते हैं नॉर्मली लाइम वाटर टेस्ट. इसका टेस्ट का नाम होता है लाइम वाटर टेस्ट. अब आप सोचेंगे लाइम वाटर टेस्ट, यस, तो आप आगे चल के पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि हमने इसका नाम लाइम वाटर टेस्ट क्यों रखा. सो आप फर्स्ट डायग्राम में ध्यान से समझिए. हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर होना चाहिए हमारा लाइम वाटर. लाइम वाटर अपने आप में क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन होता है. कैसा होता है? कलरलेस. अब इसके अंदर हम जो गैस थी वो गैस पास करेंगे थ्रू डिलीवरी ट्यूब. डिलीवरी ट्यूब के थ्रू गैस पास करेंगे, दैट इज़ CO2. कोई भी गैस हो सकती है, अभी हमें नहीं पता कौन सी गैस है. अगर CO2 हुई तो जो लाइम वाटर है उसके अंदर प्रोड्यूस होगा मिल्कीनेस. मीन्स जो लाइम वाटर पहले कलरलेस था, क्लियर सॉल्यूशन था, अब वो क्लियर नहीं रहेगा, अब वो हो जाएगा मिल्की. मीन्स किसी भी लाइम वाटर में गैस पास करने पर वो मिल्की हो जाता है. तो आप कह सकते हैं जो हमारी गैस थी दैट वाज CO2. सो स्टूडेंट्स, हम इस टेस्ट को रिएक्शन के थ्रू समझते हैं. जैसे हमने लिया लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या होता है? सबसे पहले हम लेते हैं क्विक लाइम, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड. इसको हमने वाटर में मिक्स किया, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसी को कहते हैं लाइम वाटर. अब लाइम वाटर, जो हमारे पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर से हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. मीन्स कोई भी गैस होती है हमें पता नहीं होता, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई तब हम रिएक्शन देख रहे हैं. हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स लाइम वाटर से गैस पास करते हैं CO2, और जो हमारा बनता है प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट.
ये होता है सॉलिड, इसका कलर होता है वाइट और प्लस बनता है वाटर। तो आप देख सकते हैं ये जो कैल्शियम हाइड्रो मीन्स लाइम वाटर ने जब CO2 से रिएक्ट किया तो इसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है, वाइट होता है, जिसके कारण आता है उसके अंदर मिल्कीनेस। वो जो हमारा इसके अंदर मिल्कीनेस आया है, किसकी वजह से आया है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो आप कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड लाइम वाटर टेस्ट। इसी के लिए इसका नाम क्या रखा गया है? लाइम वाटर टेस्ट। और स्टूडेंट्स आप इस रिएक्शन को यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो CO2 गैस लाइम वाटर से पास हुई, ये बनाया कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है और इसका कलर होता है वाइट। इसी की वजह से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्कीनेस आया है। तो आप कह सकते हैं अगर हम किसी भी लाइम वाटर से कोई गैस पास करें और उसके अंदर मिल्कीनेस प्रोड्यूस हो जाए तो वो गैस जो है हमारी CO2 गैस है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें हमने पढ़ लिया इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम देखेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंज आ सकता है सब्सटेंस में। जैसे अगर आप कोई भी एक बीकर लें जिसके अंदर अगर हम इसके अंदर सॉल्यूशन लें, हमने लिया सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। अगर हम लें सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट जिसका कलर होता है पर्पल, जिसका कलर होता है पर्पल, अगर हम इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप सिट्रिक एसिड डालें, अगर हम इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप सिट्रिक एसिड डालें तो ये जो हमारा पर्पल कलर है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन में, कलरलेस सॉल्यूशन में। जैसे आप देखिए फर्स्ट बीकर, देखिए फर्स्ट बीकर में जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज़ अ पोटाशियम परमैंगनेट, इसका कलर है पर्पल। इसमें हमने 1 ड्रॉप ऐड किया, सेकंड लाइट होता जा रहा है, और ड्रॉप ऐड किए, और ड्रॉप, जो हमारा सिट्रिक एसिड है हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपने ऐड किया, आप और ड्रॉप करते जाएंगे, आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे ये पर्पल कलर से आपका कलरलेस हो चुका है। इट हैज़ बिकम कलरलेस सॉल्यूशन। क्यों हुआ है? बिकॉज पोटाशियम परमैंगनेट ने रिएक्शन करी है सिट्रिक एसिड से। आप बोलेंगे सिट्रिक एसिड कहाँ से लाएं? सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में, जो नींबू का जूस होता है दैट इज़ नोन एज सिट्रिक एसिड। मीन्स आप पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में सिट्रिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें तो इसका जो कलर है पर्पल कलर से कलरलेस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? चेंज इन कलर। सो हम कह सकते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं जिसके अंदर कलर चेंजेस आते हैं। जैसे रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम आपको बता दें अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका कलर होता है ब्लू, और अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं आयरन से, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की रिएक्शन आयरन से करवाएं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, और आयरन से करवाएं तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस ये बनाएगा कॉपर। और आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर था, अब जो आयरन सल्फेट बना है इसका कलर होता है ग्रीन, या कह सकते हैं लाइट ग्रीन, दैट इज़ अ लाइट ग्रीन। जो लाइट ग्रीन कलर है दैट मीन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू है, इसने रिएक्शन किया मेटल से दैट मीन्स आयरन से, तो ये इसने बनाया लाइट ग्रीन आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। सो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ चेंज इन कलर, देयर इज़ अ चेंज इन कलर। अब आप राइट साइड में एक डायग्राम देख रहे होंगे, हमारे पास इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर है, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने एक नेल डिप किया, आयरन नेल, लोहे की कील, तो क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम ये सॉल्यूशन बन गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। जो आयरन सल्फेट बना है इसका कलर कैसा दिख रहा है आपको? दैट इज लाइट ग्रीन।
मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमारे पास और भी के अंदर चेंजेस इन कलर आता है, जैसे रस्टिंग। आप देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन के अंदर जंग लग जाए तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। एंड ब्लैकनिंग ऑफ सरफेस ऑफ कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स आप कोई भी वेजिटेबल्स लें या फ्रूट लें, उनको आप कट कर दें, और कट करने के बाद आप कुछ टाइम के बाद उनका जो कलर है, ज़रा देखिए, थोड़ा ब्लैकनिंग हो जाएगा, दैट मीन्स ब्लैकिश हो जाएगा। क्यों क्यों ब्लैकिश क्यों हुआ? जो सब्सटेंस था, कोई भी हमारा वेजिटेबल था या फ्रूट था, उसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन किया, और उसका हो गया ऑक्सीडेशन, जिसके कारण उनका कलर चेंज हो गया। मीन्स वहाँ पर भी क्या हो रहा है, देयर इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर मे बी चेंज इन टेम्परेचर। अभी तक आपने जो पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड पढ़ा आपने चेंज इन कलर, थर्ड आप पढ़ने जा रहे हैं देयर में भी चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में भी चेंजमेंट आ सकता है। सो आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, जो हम आपको पहले बता चुके हैं बट यहाँ पर आपको टेम्परेचर की फॉर्म में दिखाएंगे। रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। आप समझिए, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड दैट और की रिएक्शन, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराएं तो यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। वो कैसे पता लगेगा? उस टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, तो मीन्स इसे बोलते हैं क्विकलाइम। आप इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज़ कॉल्ड क्विकलाइम। इसने वाटर से रिएक्ट किया, इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर बोलते हैं। इसका केमिकल नेम होता है दैट इज़ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। और यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और एक और एग्जांपल देखिए आप, एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। मींस अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लें H2SO4, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं जिंक से तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, प्लस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, और प्लस दैट इज़ हीट एनर्जी। यहाँ पर प्रोड्यूस होगी हीट एनर्जी। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा। बट जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, इसको आप ध्यान से देखिए, ये एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन किया अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो इसने बनाया बेरियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस वाटर। और अगर जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रही है वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब हीट। तो एट द एंड आप इस केमिकल रिएक्शन होने के बाद टेस्ट ट्यूब को अगर टच करेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब हॉट नहीं बल्कि वो टेस्ट ट्यूब हो जाएगी कूल। मीन्स उस टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा नहीं है बल्कि घट गया है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा, सेकंड में भी बढ़ा, थर्ड में घटा। मीन्स हमने पढ़ा था देयर में भी चेंज होता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। तो जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें घटता है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए समझते हैं, देखो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में हीट इज़ फ्लोइंग आउटसाइड, हीट जो फ्लो हो रही है वो आउटसाइड फ्लो हो रही है। मीन्स जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है ये वाला, इस कॉनिकल फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़े उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे, मीन्स ठंडी हो जाए, हीट एब्जॉर्ब, उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं
एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन, दोज केमिकल रिएक्शंस in which heat energy is produced are called exothermic reactions. Means those chemical reactions in which heat energy is produced are called exothermic reactions. And आप कह सकते हैं टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर हमेशा उसमें बढ़ेगा। एंडोथर्मिक की, so those chemical reactions in which heat energy is absorbed are called endothermic reaction. and इसमें जो टेम्परेचर होगा वो घटेगा, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। सो स्टूडेंट, अब आप फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने 3 पढ़ ली हैं, अब आप पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ में ध्यान से समझेंगे, देयर मे बी चेंज इन स्टेट। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, दैट इज़ व्हेन वैक्स इज़ बर्न। अगर आप वैक्स को बर्न करें इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल तो आप देखेंगे वाटर प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, एंड जो हमारा वैक्स था वो अपने आप में सॉलिड है। जैसे आपने वैक्स लिया, इट इज़ सॉलिड, और जब इसे बर्न किया तो लिक्विड प्रोड्यूस हुआ एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ लिक्विड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई CO2, दैट इज़ अ गैस। तो आप कह सकते हैं जब हमने वैक्स कैंडल को बर्न किया तो वैक्स हमारा हो, स्टार्टिंग में वो सॉलिड था बट बर्न करने पे कैसा हो गया, लिक्विड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, दैट इज़ गैस। मीन्स हमने इसको बर्न किया तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट में चेंजेस कैसे कैसे आए, फर्स्ट सॉलिड था, फिर कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और एट द एंड कन्वर्ट हुआ गैस में। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज भी हो सकती है। सो स्टूडेंट, जो हमारी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आप सोचेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, तो प्रेसिपिटेट को आप समझ लेते हैं। प्रेसिपिटेट इज़ नथिंग बट अ सॉलिड प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट अगर बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए, दैट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर। देखते हैं, ए प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसे आप बोलेंगे प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम आयोडाइड and lead nitrate characterized by the formation of yellow PPT of lead iodide। देखो, फर्स्ट हमने लिया पोटाशियम आयोडाइड Ki, इसकी रिएक्शन कराई लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल्ड, इसने फॉर्म किया पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, और प्लस इसने बनाया लेड आयोडाइड PbI2। लेड आयोडाइड, ये हमारा लेड आयोडाइड है। आप देखेंगे ये सॉलिड होगा, और जो सॉलिड होगा ये नीचे बैठ जाएगा रिएक्शन होने के बाद, और इसका जो कलर होता है लेड आयोडाइड का, दैट इज़ येलो PPT। हम जो प्रेसिपिटेट को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में PPT, तो इसका कलर येलो हो जाता है, येलो PPT। एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। इसमें आप देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई सल्फ्यूरिक एसिड से, इसने बनाया बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड होता है, इसका कलर होता है वाइट,
इट इज़ अ वाइट पीपीटी। मीन्स इनकी रिएक्शन होने के बाद यहाँ बेरियम सल्फेट बना जो कि सॉलिड है, इट विल सेटल डाउन, और प्लस HCl बना। मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पर भी क्या बन रहा है, पीपीटी। बोथ आर द एग्जाम्पल इन विच फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी टेक्स प्लेस। मीन्स आप कह सकते हैं दोनों एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए हमने आज इसमें क्या क्या पढ़ा शॉर्ट में। स्टूडेंट, आज आपने इस चैप्टर में पढ़ा है फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज, और आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल पढ़े, और आपने पढ़ा किसी केमिकल रिएक्शन को चेक करने के लिए, मीन्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, उसके लिए आपने पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि 5 होती हैं। फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, फर्स्ट आपने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस, और सेकंड था हमारा चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ चेंज इन स्टेट, फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड इसके आपने एग्जाम्पल भी समझे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको केमिकल इक्वेशन, उसकी बैलेंसिंग एंड मैनी मोर, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।